हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 का चैप्टर 5 करेंगे, जिसका नाम समांतर श्रेणियां है। ठीक है ना। इसको हम इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज हम इसको देखेंगे। इससे पहले हम 4 चैप्टर कर चुके हैं। उनकी सबकी वीडियो जो है मैंने सीरीज वाइज प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है ना। और हाँ, एक बात आपको बता दूं कि इन सब की जो क्लास जो है, ये इसके नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे। ठीक है ना। और टेलीग्राम ग्रुप जो होगा, वो उसकी लिंक आपको किसमें मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है ना, टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है ना। वहां से जाकर के आप ग्रुप को ज्वाइन कर लो और पीडीएफ डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बेसिक डेफिनेशन बता देता हूँ। देखिए, परिभाषा ये कहती है समांतर श्रेणी की होती क्या है ये। तो देखिए, कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी एपी, हम समांतर श्रेणी को एपी से डिनोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और आगे भी मैं ज्यादातर एपी ही यूज करूंगा। ठीक है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें पहले पद को छोड़कर प्रत्येक पद एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है ना। कि पहला पद आपको मिल गया कहीं से, अब उसके बाद जो श्रेणी बनेगी, आगे की जो सीरीज बनेगी, सूची बनेगी, वो कोई एक निश्चित पद जोड़ जोड़ करके बनेगी। ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे ये है 3, 6, 9, 12, 15। अब इसमें पहले पद को छोड़ दो, ये कहीं से आपको मिल गया। ठीक है। अब जो अगले पद होंगे ना, वो एक निश्चित संख्या जोड़ करके बनेंगे। देखो, 3 से 6 बना, 3 जुड़ करके बना। अब 3 ही जुड़ता जाएगा बस। 3 से 6 में 3 जोड़ा, फिर 9 बन गया। 9 में 3 जोड़ा, 12 बन गया। 12 में 3 जोड़ा, 15 बन गया। है ना। इस तरीके से एक ही संख्या जोड़ने पर आगे सीरीज चलती जाती है। तो ऐसी सूची को हम क्या कहते हैं? ऐसी सूची को हम एपी कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है ना। अब समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले तो एक प्रथम पद होना चाहिए। प्रथम पद मतलब पहला पद। ये जो होता है, ये पहला पद होता है। तो पहला पद यानी प्रथम पद, इसको हम डिनोट करते हैं ए से। ये आपके पास होना चाहिए। दूसरा, सार्वंतर आपके पास होना चाहिए। सार्वंतर, सार्वंतर क्या होता है? ये जो निश्चित संख्या थी, जो हमने जो ये कहा था इस डेफिनेशन में, कि पहले पद को छोड़कर प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जो जुड़ती है, वो कुछ भी हो सकती है। निश्चित संख्या कुछ भी हो सकती है, प्लस की भी, माइनस की भी, जीरो भी। है ना। तो वो जो निश्चित संख्या होगी, उसी को हम सार्वंतर कहेंगे, कॉमन डिफरेंस कहेंगे। तो ये यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है, ये निश्चित संख्या एपी का सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस कहलाती है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि सार्वंतर आपके पास होना चाहिए। किसी एपी को ज्ञात करने के लिए आपके पास दो चीजें होना जरूरी है, एक तो प्रथम पद और एक सार्वंतर। ठीक है। सार्वंतर निकलता कैसे है? चलो, वो तो बाद की बात है। जब उसने एपी अगर दे रखी है, तो वहां से तो डायरेक्ट पहला पद तो दिख ही जाएगा आपको। सार्वंतर कैसे निकलेगा? सार्वंतर निकलेगा, अगली टर्म में से पिछली टर्म घटानी है। ठीक है ना। आगे की टर्म में से पीछे की टर्म घटानी है। तो देखिए कैसे, यहां जरा गौर दीजिए। अगली टर्म में से पिछली टर्म घटाओ। 6 - 3, 6 - 3, 9 - 6, 9 - 6, 12 - 9 और 15 - 12, सबको घटा करके 3 ही आएगा। और सब में घटा करके एक ही संख्या आनी चाहिए, तभी वो एपी बनेगी। अगर सब में मान लो यहां पर तो 3 आ रहा है, यहां पर 3 आ रहा है, यहां घटाने पर 4 आ गया, तो उसको फिर एपी नहीं कहेंगे। ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, सब में बराबर होना चाहिए डिफरेंस। 3 3 जोड़ करके तो आया ना, तो घटा करके 3 ही आना चाहिए, अगली टर्म में से पिछली टर्म घटा करके। उसको हम सार्वंतर कहते हैं, डी से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एपी का। अब इसकी जनरल फॉर्म बता देता हूं, व्यापक रूप। है ना। जनरल फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखते हैं। देखो, प्रथम पद ए हो गया, तो ये हो गया इसका पहला पद T1 ए। ठीक है ना। इसको हम ए को T1 कहते हैं। दूसरा पद है इसका A+D। दूसरा पद इसका क्या है? पहला पद तो इसका है ए। ठीक है। दूसरा पद है इसका A+D। इसको हम T2 कहते हैं। ये क्या है? पद है ये जो 3, 6, 9, 12, 15, ये क्या है? ये सब पद है। इसके क्या है? ये पद है ना। पद, इनको हम कहते हैं टर्म। ये टर्म्स हैं सारी, इसकी अलग अलग पद हैं। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद। तो पद को हम टर्म कहते हैं इंग्लिश में, इसलिए इसको डिनोट करते हैं टी से। तो अगर पहला पद है तो T1, दूसरा पद है तो T2, तीसरा पद है तो T3। ठीक है ना। तीसरे पद को हम T3 से डिनोट करेंगे, चौथे पद को हम T4 से डिनोट करेंगे। ऐसे ही ये चलता जाएगा। अब मान लीजिए ये इसमें n पद है किसी श्रेणी में, तो यहां पे एक nवां पद आ जाता है, nवां पद। इसको हम Tn से डिनोट कर देंगे। इसकी बात हम अगली एक्सरसाइज में करेंगे, फिलहाल हम इन्हीं टर्म पर चलेंगे। ठीक है ना। अब किसी श्रेणी में निश्चित पद भी हो सकते हैं, कि जैसे इसमें 5 ही पद हैं, और किसी श्रेणी में अनंत पद भी हो सकते हैं, कि वो चलती ही जाए। ठीक है ना।
और जो ये निश्चित श्रेणी होती है जिसमें पद पता होता है हमें कितने हैं, इसमें एक टर्म जो ये वाली होगी इसको हम कहते हैं लास्ट टर्म, लास्ट पद, अंतिम पद। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अंतिम पद, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं लास्ट टर्म। ठीक है ना, लास्ट टर्म। तो ये सब चीजें मैंने आपको बता दी हैं। प्रथम पद को हम ए से डिनोट करेंगे, सार्वंतर को हम डी से डिनोट करेंगे, ये याद रखना। अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दे देता हूं। देखिए कुछ एग्जाम्पल मेरे पास हैं, 4, 10, 16, 22 है ना। अब देखो 4, 10, 16, 22, इसमें प्रथम पद क्या है? अगर मैं प्रथम पद ए की बात करूं तो वो मेरे पास 4 है। सारवंतर डी की बात करूं तो डी मेरे पास क्या है? 10 में से 4 घटाऊंगा, अगली टर्म में से पिछली टर्म घटानी है, 10 में से 4 घटाऊंगा, फिर 16 में से 10 घटाऊंगा, बराबर 16 माइनस 10। आप ये नोट करो बात कि सब में घटाने पर 6 ही बच रहा है ना, 10 में 4 गए 6, 16 में से 10 गए 6। आप एक और घटा के देखो, 22 में से 16 घटाएंगे वहां पर भी 6 है ना, 22 में से 16 घटाएंगे वहां पर भी 6, तो सारे मिलाकर के 6 ही आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस इसका 6 है, अतः यह एक एपी है। ठीक है ना, यह एक एपी है। समझ गए आप? आगे चलते हैं। देखिए इसमें प्रथम पद क्या है, इसमें प्रथम पद 1 है, ये वाला, ये प्रथम पद है। अब इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है? डी, सारवंतर। अब घटा करके देखेंगे, इसमें से ये घटाएंगे तो -1, इस वाले में से ये घटाएंगे -1, तो क्या आ गया? -2 आ रहा है। अभी आगे देखते हैं, -3 में से -1 घटाते हैं, -3 माइनस -1 है ना, -3 में से माइनस करेंगे -1, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। देखो यहां से क्या आएगा, -1 ये -2 आ रहा है, और अगर इसको देखूं तो -3 और +1, तो ये भी -2 ही आ रहा है। और जब -5 में से -3 घटाऊंगा, देखो इसको भी घटा करके देख लो, -5 में से -3 घटाना है, तो ये कितना हो जाएगा? -5 और +3, तो ये भी -2 ही आएगा। -5 +3 -2, ठीक है ना। तो देखिए सब में -2 ही आ रहा है, यहां पर भी -2 -2 -2 है ना, तो आगे भी -2 ही आता रहेगा इसी तरीके से। तो हमारा सार्वंतर समान है बिल्कुल, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस सेम है सब में। तो इसका मतलब ये एक एपी है। ठीक है, ये एक क्या हो जाएगी? ये एक एपी हो जाएगी, यानी एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए सार्वंतर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अब इसमें देखेंगे क्या आएगा। ए की वैल्यू यहां पर क्या है? 3 है। सार्वंतर यहां पे क्या है? देखो अगली टर्म में से पीछे की टर्म घटाऊंगा तो 3 -3, फिर अगली टर्म में से पीछे की टर्म घटाऊंगा ये वाली, तो ये भी 3 -3, सब में इसी तरह मिलेगा। इसमें से भी ये घट के 3 -3 ही आएगा। तो सब में अगर देखा जाए तो सार्वंतर हमारा 0 आ रहा है ना, सब में 0 ही आ रहा है, तो सार्वंतर 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? ये भी एक एपी हो जाएगी। ठीक है ना, ये भी एक एपी हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप ये समझे होंगे। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल आपको ऐसा भी दे देता हूं जो एपी नहीं बनाएगा, है ना। जैसे जैसे फोर्थ एग्जांपल मैं यहां पे दे देता हूं, 1 2 3 5 6। अब देखो ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो हम सबसे पहले प्रथम पद लिखेंगे, ये तो 1 आ गया प्रथम पद। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस देखेंगे। देखो 2 में से 1 गया, ये तो 1 ही बच रहा है। 3 में से 2 गया, ये भी 1 ही बच रहा है। 3 में से 2 गया, ये भी 1 ही बच रहा है। लेकिन 5 में से 3 गया, यहां पर 2 बचेंगे, है ना। तो ये तो ठीक है, ये तो 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, लेकिन ये 2 आ रहा है। ठीक है ना, ये बराबर नहीं है इसके, जबकि कॉमन डिफरेंस यानी जो सार अंतर है वो सब में बराबर ही आना चाहिए था। तो ये एपी नहीं है, एपी नहीं है। समझ गए ना आप? उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे। अब एक्सरसाइज पर चलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। अब आपके पास पहले क्वेश्चन में कई पार्ट हैं, और उन पार्ट को आपको देख करके बताना है कि इनमें से कौन सी एपी है और कौन सी एपी नहीं है। कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है। अब ये बात देखिए आप कि प्रथम किलोमीटर के लिए जो किराया है, प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का जो किराया है वो आपका 15 रुपए है। अब हमें क्या करना है? प्रत्येक किलोमीटर का किराया बताना है टैक्सी का, जबकि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। पहले के लिए उसने बता दिया कि पहले किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है,
अब हर किलोमीटर के लिए जो आगे वो चलेगा उसके लिए किराया 8 रुपए बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। अ, प्रत्येक अतिरिक्त अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपए। तो अब देखो आप, श्रेणी कैसे बनेगी। अगर देखा जाए तो श्रेणी कैसे बनेगी। पहले किलोमीटर का 15 रुपए था, अब हर किलोमीटर के लिए 8 रुपए बढ़ता गया, तो 15 + 8। ठीक है। फिर 15 में 8 जुड़ गए, अब ये कितने हो गए, 15 और 8 23 हो गए। अब 23 + 8। ठीक है। 23 और 8 कितने हो गए, 31 हो गए। अब 31 + 8। ठीक है ना। इस तरीके से चलता गया। तो यहां से जो हमारी श्रेणी बनी वो क्या बनी, वो ये बनी 15, 23, 31, 39, है ना। इस तरीके की श्रेणी बन गई हमारी। तो अब देखिए, क्या ये एक एपी है, बिल्कुल चेक करेंगे इसको हम। अब इसमें प्रथम पद तो हमारा हो गया 15, है ना। प्रथम पद तो हमारा इसमें ए जो हो गया वो हो गया 15। सार्वंतर देखते हैं। सार्व अंतर क्या सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम ही आ रहा है। देखो, अगली टर्म में से पिछली टर्म घटाओ, अगली टर्म में से पिछली टर्म घटाओ। 23 - 15 करो, फिर 31 - 23 करो, 39 - 31 करो। अगर ये सब बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब सार्वंतर हमारा सही है। 23 - 15 कितना आएगा, 23 - 15 8 आएगा। फिर 31 - 15 करो, सॉरी 31 - 23 करो, 31 - 23 इसमें भी 8 ही बचेगा। और फिर 39 - 31 करो, 39 - 31 इसमें भी 8 ही बचेगा। तो सब में 8 ही बच रहा है ना। तो कॉमन डिफरेंस तो सेम है ना, बिल्कुल ये जो सार्वंतर है ये तो सेम आ रहा है ना। अतः यह एक एपी है। ठीक है ना। हम यहां पे लिख देंगे अतः यह श्रेणी एक एपी है। ठीक है ना। बस बात खत्म। और क्यों है ये हमने रीजन यहाँ पे इसको बता दिया करके। ठीक है। उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन समझे होंगे। आसान है, एक बार और करिएगा, आपको इजीली अच्छे से समझ में आएगा। आगे चलते हैं। देखिए, कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी वो हर बार 1/4 भाग बाहर निकाल देता है हवा का। अब जो हवा बच रही है बार बार, उसकी एक श्रेणी हमें बनानी है। तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि हवा की मात्रा शुरू में कितनी थी, वो ही नहीं इसमें दे रखा। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, माना माना बेलन में हवा की मात्रा कितनी है, हमने एक मान ली कि माना बेलन में हवा की मात्रा एक है। एक है, ठीक है, कुछ भी है वो एक है, पूरा भाग उसका एक है। ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि हर बार वो क्या करता है, पंप उस वायु का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है ना। तो अब पहली बार जब उसने बाहर निकाली 1/4, तो वो दूसरा पद बनेगा। ये तो पहला पद हुआ T1, है ना। ये तो पहला पद हुआ T1। ठीक है। अब वो हवा बाहर निकालता है, निकाली गई हवा, हवा 1/4। तब अब दूसरा पद क्या बनेगा, मतलब जब एक बार उसने 1/4 हवा निकाल दी, अब कितनी बची। तो देखो, एक में से 1/4 निकालो, तो अब हमारे पास बची 3/4। अब 3/4 का 1/4 भाग उसने बाहर निकाल दिया आगे अगले पद में। तो फिर कहेंगे हम निकाली गई हवा। ऐसे ही चल रहा है बस ये प्रोसेस। निकाली गई हवा कितनी, जो पहले बच रही थी उसका 1/4 भाग, इसका मतलब 3/4 का 1/4 भाग। जब का आता है तो गुना होती है, 3/4 का 1/4 भाग, तो कितना होगा ये, 3/16। तो अब जो तीसरा पद बचेगा वो क्या बचेगा, पहले हमारे पास अब बच रही थी 3/4, उसमें से 3/16 गई बाहर। अब कितनी बचेगी, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो।
4 चौक 16, 4 तिया 12 -3, 12 में से 3 गए, यहाँ पे 9 बचेंगे, 9/16। अब आपके पास 9/16 भाग बची। ठीक है, ये हो गया तीसरा पद। अब एक बार और फिर दोबारा उसने 1/4 भाग निकाला, निकाली गई हवा, निकाली गई हवा, जितनी बच रही थी 9/16, इसका 1/4 भाग उसने बाहर निकाल दी। ठीक है, तो कितनी बची, कितनी कितनी निकली बाहर, 9/16 चौके 64। अब अगला टर्म क्या आएगा, यानी अब कितनी बची हमारे पास, तो जितनी पहले थी 9/16, उसमें से अब जो उसने निकाल दी उसे माइनस कर दो, जो बचेगी वो आ जाएगी, सॉल्व कर लो। 64, 16 चौका 64, 4 आया, 9 चौक 36 आ जाएगा, और -9 आ जाएगा। 36 -9 ये आपके 27/64 हो जाएगा। ठीक है ना, 27/64। तो इस तरीके से ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। अब देखिए हमारे पास जो सीरीज बनी वो क्या बनी, है ना, तो हम वो लिखेंगे श्रेणी। श्रेणी हमारे पास ये बनी, पहले एक थी, फिर फिर 3/4 मिली, 3/4 ये वाली, फिर आपके पास 9/16, फिर 27/64, और इस तरीके से ये चलती रही। ठीक है ना, अब देखो प्रथम पद तो हमारे पास यहाँ है ही, ए, है ना, उससे तो कोई मतलब नहीं है अभी हमें। हमें देखना है डी सेम है क्या, इसमें से ये घटाओ, तो डी जो देखेंगे हम, 3/4 -1 क्या आएगा, 4 यहां चला जाएगा, 3 में से 4 गया, माइनस के 1/4 बचेगा। फिर 9/16 में से ये घटाओ, 9/16 में से अगली टर्म में से ये घटा के देखेंगे सेम आ रहा है क्या, 9/16 में से 3/4 घटाया, क्या आएगा, 16, 9, -4 चौक 16, 3 चौक 12, 9 में से 12 गए, -3/16। तो ये तो यही बराबर नहीं आ रहे, है ना, दोनों अलग अलग आ रहे हैं। तो हम यहां कहेंगे माइनस, इसको ऐसे कह देंगे कि यहां सारवंतर समान नहीं है, सारवंतर समान नहीं है, अतः यह एक एपी नहीं है। ठीक है, एपी कब होती है, जब सारवंतर समान आता है। यहां तो ये -1/4 आ रहा है, यहां -3/16 आ रहा है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है ना, तो इसलिए एक एपी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं एक कुआं खोदने में आई लागत, एक कुआं खोदने में जो लागत आई उसकी श्रेणी बनाई इसने। अभी कह रहा है कि जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है, प्रथम जो खुदाई इसने करी, प्रथम मीटर खुदाई की लागत बराबर 150 रुपए। ठीक है ना, कह रहा है कि बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। अब अगर हम दूसरे मीटर की बात करें, या छोड़ो, यहां पे लिख लो बस, प्रत्येक मीटर खुदाई, प्रत्येक मीटर खुदाई की अतिरिक्त लागत जो बढ़ने वाली है ना, ये तो है ही, 150 तो है ही, ये तो प्रथम मीटर पे थी। अब जो अतिरिक्त आगे बढ़ती गई वो कितनी है, 150 रुपये, सॉरी 50 रुपए। ठीक है, अब देखो श्रेणी क्या बनेगी, श्रेणी क्या बनेगी, पहले में 150 थी, दूसरे में 50 जुड़ गई, 200 हो गई, तीसरे में 50 और जुड़ गई, 250 हो गई, 50 और जुड़ गई, 300 हो गई, ऐसे ही चलती जाएगी। ये लागत लागत है। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास ए तो 150 है प्रथम पद, डी क्या है वो चेक कर लेते हैं। इसमें से ये घटाएंगे,
इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे, ठीक है, फिर देखेंगे क्या बचता है। तो 200 में से 150 घटाए, कितने बचे? 50। फिर 250 में से 100, 250 में से 200 घटाए, कितने बचे? 50। फिर 300 में से 250 घटाए, कितने बचे? 50। सब में कॉमन डिफरेंस सेम ही आ रहा है, तो हम यहां पे लिख देंगे अतः सारवंतर समान है, सारवंतर समान है, अतः यह एक एपी है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, अब मिश्रधन का बनाना है हमें, ठीक है। मिश्रधन की हमें क्या बनानी है? सीरीज बनानी है, जो श्रेणी बनानी है। जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है। अब देखो पहले वर्ष की राशि क्या है, पहले ये देख लो। पहले या प्रथम वर्ष की राशि जितनी भी है, कितनी है पहले वर्ष की, ये उसने दे रखी है 10,000 रुपए, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की थी, मतलब 8% ब्याज उसमें जुड़ता जाता है हर साल, ठीक है। तो अब दूसरे साल 8% ब्याज लग करके कितनी हो जाएगी, तो दूसरे वर्ष का ब्याज निकाल लो। दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? मूलधन गुना दर गुना समय, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। इससे ये कट गया, कितना बचा? 800 रुपए। 800 रुपए ये ब्याज आया, ठीक है। दूसरे वर्ष पे जब एक वर्ष के बाद जो दूसरी राशि होएगी वो इस ब्याज समेत होगी। तो अब दूसरे वर्ष में जो आपकी राशि हुई वो कितनी हो गई? दूसरे वर्ष की राशि, दूसरे वर्ष की राशि, दूसरे वर्ष की राशि जो पहले में ये थी और उसमें 800 रुपए ब्याज जुड़ गए, तो वो हो गई 10,000 प्लस 800 बराबर 10,800, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब तीसरे वर्ष का ब्याज देखो, चक्रवृद्धि ब्याज जो इसने लगाया, तीसरे वर्ष का ब्याज। अब हमारे पास मूलधन ये हो गया 10,800, तो 10,800 गुना दर, क्योंकि 8% ही है, गुना समय, एक वर्ष बटे 100, ठीक है। भाई ये होता है मूलधन, ये होता है दर, ये होती है समय। आपने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, मिश्रधन बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, ठीक है। ये है वो फॉर्मूला, 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। अब देखो यहां से सॉल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 8 की गुना इसमें करेंगे, 8 64 का 4 बल्कि 6 भी आ जाएगा, और 8 कम 864, 864 रुपए अब की बार ब्याज लगा। तो ये तो यहीं से क्लियर हो गया, दूसरे वर्ष पे ब्याज 800 लगा था, तीसरे वर्ष पे ब्याज 864 लग गया, ये तो यही अलग हो गया। अब देखो तीसरे वर्ष की राशि कितनी हो जाएगी, तीसरे वर्ष की राशि, तीसरे वर्ष की राशि, तो दूसरे वर्ष की जो थी उसमें अब ये जोड़ दो 864, कितने हो गई? 64, तो ये 8 और 8 16, ये और एक ये हो गई 11,664, ठीक है ना। अब जो श्रृंखला हमारी हो गई, या श्रृंखला कह लो, या श्रेणी लिखोगे हम तो, है ना, श्रेणी, श्रेणी क्या बनेगी? पहले में थे हमने हमारे पास 10,000 रुपए, फिर दूसरे साल हो गए 10,800, तीसरे साल हो गए 11,664, इस तरीके से चलती गई। यहीं से क्लियर हो गया, जब इसमें से ये घटाएंगे तो सारवंतर समान है ही नहीं, जब इसमें से ये घटाएंगे तो ये तो 864 आएगा, और जब इसमें से ये घटाएंगे तो ये सॉरी ये तो आएगा 800, पूरा 800, पूरा 800 आएगा, और ये 864 आएगा, जैसा कि यहां दिख रहा था हमें, है ना। ये 800 आया था, ये 864 आया था, सारवंतर तो समान है ही नहीं, है ना। तो हम यहां पे लिख देंगे, यहां सारवंतर समान नहीं है,
अतः यह एपी नहीं है। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम चार पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। ए और डी इसने दे दिया है, एपी के चार पद लिखने हैं, बहुत आसान है। ठीक है ना, प्रथम चार पद। तो पहला पद क्या होगा, हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला पद, पहला पद तो ए ही है 10। दूसरा पद, दूसरा पद क्या था, ए प्लस डी था। हमने शुरू में बताया था ना आपको, देखो जब हमने जनरल टर्म लिखवाई थी, पहला पद ए था, दूसरा पद ए प्लस डी था, क्योंकि प्रथम पद में सार्वंतर जुड़ के ही तो दूसरा पद बनता है। फिर तीसरा पद ए प्लस टू डी था, चौथा पद ए प्लस थ्री डी था। ठीक है, बस इसी तरीके से बनाना है हमें। देखिए दूसरा पद ए प्लस डी है, ए प्लस डी का मतलब है 10 प्लस 10 बराबर 20। तीसरा पद देखते हैं, तीसरा पद है अपने पास ए प्लस टू डी, यानी 10 प्लस 2 गुना 10, कितना हो गया 10 प्लस 20, इसका मतलब 30। चौथा पद देखेंगे, चौथा पद बहुत आसान है, बस ऐसे ही निकालते चले जाओ, ए प्लस थ्री डी। ये ध्यान रखना, देखो दूसरा पद है तो यहाँ एक डी है, तीसरा पद है तो दो डी है, चौथा पद है तो तीन डी है, पांचवा पद होगा तो चार डी आ जाएंगे, ए सब में जाएगा जू का तू। ठीक है, तो यह आ जाएगा 10 प्लस 3 गुना 10, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 30, और ये हो जाएगा 40। ठीक है ना, तो चार पद ये आपके पास आ ही गए। तो अब आप यहां पे लिख दो प्रथम चार पद, प्रथम चार पद, पहला 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इसने प्रथम पद, अच्छा मैं अब यहां पे ये हिंदी में नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। प्रथम पद को तो हम ए कहते ही हैं, दूसरे पद को हम क्या कह देंगे, या तो ए टू कह लो, ए टू, ठीक है, या आप कह लो टी टू, ठीक है ना, क्योंकि पहला पद तो हो गया टी वन, दूसरा पद हो गया टी टू, चलो मैं ए टू ही कह देता हूं। पहला पद तो हो गया ए वन, मैं इसको कहां लिखूं, यहां पर लिख देता हूं। ये तो हो गया ए वन पहला पद, ये हो गया ए टू, ये हो गया ए थ्री, और ये हो गया ए फोर चौथा पद। ऐसे में यहां पे लिखूंगा, तो ए वन तो हो गया अपने पास सिंपल ए, ये तो हो गया -2। दूसरा पद हो गया ए टू, ए टू को हम लिखते हैं ए प्लस डी, ए प्लस डी का मतलब है -2 प्लस 0, तो ये हो जाएगा -2। फिर आएगा ए थ्री यानी तीसरा पद, इसको हम कहेंगे ए प्लस टू डी, और ए की वैल्यू -2 है, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 0 है, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, ये -2 ही बचेगा। और ए फोर हो जाएगा आपके पास ए प्लस थ्री डी, डी की वैल्यू यहां पर भी 0 है, तो ये फिर भी -2 ही रहेगा। ठीक है ना, तो यहां पर जो आपके प्रथम चार पद आए, प्रथम चार पद वो आपके मिले -2, -2, -2, -2, सेम है सब। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये भी आप समझे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इसने दे रखे हैं, अब ये थर्ड क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क देता हूं, इसको आप घर से कर लेना, ठीक है, खुद से कर लेना, और इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में हो सकता है मिल जाए, वैसे तो बहुत आसान है, ना भी मिले, लेकिन हो सकता है मिल जाए। ठीक है ना, आगे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहीं पे कर दूंगा पांचवा, फोर्थ यहीं पे कर देता हूं। देखो ये फोर्थ क्वेश्चन है आपका, इसमें प्रथम पद ए जो है वो तो ए ही है -1, दूसरा पद ए टू है, ए टू को हम लिखते हैं ए प्लस डी, तो ए है मेरे पास -1, डी है मेरे पास 1/2, इसको सॉल्व करेंगे, 2 -2 प्लस 1, तो -1/2। तीसरा पद मेरे पास है ए प्लस टू डी, होता है ये, ए की वैल्यू -1 प्लस 2 गुना 1/2, डी की वैल्यू 1/2 है ना, तो 2 से तो ये 2 कट जाएगा, बचेगा -1 और +1, तो ये 0 हो गया। चौथा पद देखते हैं, चौथा पद होता है ए प्लस थ्री डी, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 3 इंटू 3 गुना 1/2, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, यहां से 2 आ जाएगा,
2 की गुना यहाँ हो जाएगी -2, और ये 3 एकम 3 ही रहेगा, 3 में से 2 गया, 1/2 बचेगा। तो ये आपके प्रथम 4 पद आ चुके हैं। प्रथम 4 पद क्या है? प्रथम 4 पद -1, -1/2, 0 और 1/2। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। आगे चलते हैं इसी तरीके से, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें प्रथम पद आपके पास जो A1 है वो A ही रहेगा, -1.25। अब A2 देखते हैं। A2 होता है अपने पास A+2D। तो A तो है -1.25 +2 इंटू डी की वैल्यू है अपने पास -0.25। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास -1.25 प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, और पॉइंट लगेगी और 0, माइनस के 0.50, और ये जुड़ जाएगा। अब देखो माइनस के 1.25 माइनस के 0.50, तो ये माइनस के, ये हो गया माइनस के 1.75, माइनस के 1.75। ठीक है, आगे चलते हैं। A3 तीसरा पद, A+ के, अरे ये 2D नहीं था, यहां पर तो D आएगा। चलो एक काम करते हैं, ये तो अपने पास हो जाएगा A3। ठीक है, A2 मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। ठीक है ना, आप यहाँ से देख लेना भाई, मैं यहाँ पे A2 निकाल देता हूँ, वो गलती से हो गया। ये आपका A3 है, क्योंकि A3 A+2D होता है ना, और A2 होता है A+D। यहीं पे निकाल दूं क्या? ये हो गया A2, A2 होता है A+D। तो A अपने पास माइनस के 1.25 है, और D अपने पास है प्लस माइनस के 0.25। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये जुड़ जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा -1.50। ठीक है, इस तरीके से। अब A4 देखते हैं। A4 हो जाएगा A+3D, एक कम करके आता है ना यहाँ पे, तो A की वैल्यू माइनस के 1.25 और +3 इंटू माइनस के 0.25। अब देखो माइनस के 1.25 और माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये हो गया 5 5 तिया 15, और 3 दूनी 6 और 1 7, और 0.0 यहाँ पे, और ये इसमें ऐड कर दो, माइनस के 75.75 और माइनस के 1.25, ये कितने हो गए? ये आपके हो गए पूरे 2। ठीक है ना, माइनस के, तो माइनस के 2 हो गया, 2.00 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको जो प्रथम 4 पद मिले, प्रथम 4 पद वो क्या है? पहला है माइनस के 1.25, दूसरा है माइनस के 1.50, ये वाला, तीसरा है माइनस के 1.75, और चौथा है माइनस के 2। ये आपके चारों पद हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखना है। ठीक है ना, प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है बस, और कुछ नहीं करना। तो सिंपल है, पहले क्वेश्चन के लिए देखते हैं। प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं हम, है ना, तो हम ए ही लिख देते हैं डायरेक्ट। आप यहां पे लिख लेना प्रथम पद, फिर लिखना ए, और बराबर इसमें आ जाएगा प्रथम पद 3। जो ये है ये पहला पद ही प्रथम पद होता है। अब निकलेगा सार्वंतर डी। सार्वंतर डी क्या होता है? अगली टर्म में से पिछली टर्म घटा दो। ठीक है ना, तो 1 - 3, फिर अगली टर्म में से पिछली टर्म घटा के देखो, इस वाली में से ये घटाओ, -1 में से -1 ही करना है। तो देखो -2 ही आ रहा है ना, तो सिंपल है -2 आ जाएगा बस। ठीक है, तो यहां से आप इसका सारवंतर निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, प्रथम पद और सारवंतर तो पूछ रहा है ना ये, तो प्रथम पद हो गया, सारवंतर हो गया, बस ये आंसर हो जाएगा इसका। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में जो प्रथम पद है आपका, प्रथम पद ए बराबर वो -5 है, पहला पद ये। सारवंतर देख लेते हैं। सारवंतर डी क्या हो जाएगा? अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस कर दो, -1 में से माइनस कर दो -5, और
एक और करके देख लो, 3 में से माइनस कर दो -1, क्या सेम आ रहे हैं क्या? सेम ही आएंगे क्योंकि प्रत्येक ये एपी ही है, उसने खुद कहा है ये बात। तो -1 + 5 और 3 + 1, तो 5 में से 1 गया, 4 ही बचेगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, तो यहां से भी आ गया। ये प्रथम पद है, ये सार्वंतर है, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा आपका। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें प्रथम पद आपका ए जो है वो 1/3 है, डी जो होगा वो 5/3 में से 1/3 घटा लो। सारे ही घटाने की जरूरत नहीं है, जब उसने एपी कह दिया तो ये एपी है, तो आप बस दूसरी टर्म में से पहली टर्म घटा के निकाल लो। तो नीचे वाले सेम है तो ऊपर वाले डायरेक्ट घटा दो, 5 में से 1 गया 4, 4/3, ये सार्वंतर आ जाएगा। चौथा देख लेते हैं। तो इसमें प्रथम पद ए जो है वो 0.6 है, और जो सार्वंतर डी आएगा वो 1.7 माइनस 0.6, तो ये बचेगा 1.1, ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात करो और इनके 3 और पद लिखो। ये और काम बढ़ा दिया इसने, ठीक है ना। देखो एपी को जांचने के लिए सार्वंतर तो ज्ञात करना ही पड़ेगा, तो वो तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन ये जो 3 और पद हैं ये आपको खुद निकालने हैं प्रत्येक पद के, ठीक है ना। मैं यहाँ पर मैंने आपको 4 4 पद अभी निकाल करके दिखाए, है ना, अभी हमने इस क्वेश्चन में दिखाए 4 4 पद निकाले, जैसे कि हर क्वेश्चन के वहां आपको 3 3 पद निकालने हैं। ए और डी हम बता ही देंगे, ठीक है, वो आपको सब होमवर्क करना है, ठीक है। आप खुद से करेंगे तो आपको और जो है कॉन्फिडेंस फील होगा और आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे और ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से एपी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ प्रथम पद जो है इसका वो है 2, सारवंतर क्या है वो देख लेते हैं। 4 में से 2 घटाएंगे, फिर 8 में से 4 घटाएंगे, फिर 16 में से 8 घटाएंगे। क्या सब में सेम आ रहा है? 2, 8 में से 4 गए, यहाँ तो 2 आ रहा है, यहाँ 8 में से 4 गए 4 आ रहा है, ये तो बराबर नहीं है। 16 में से 8 गए, यहाँ 8 आ रहा है, ये भी बराबर नहीं है, जबकि ये सब बराबर आने चाहिए थे, है ना। सारवंतर तो बराबर नहीं आ रहे, तो हम इसको कहेंगे यहां सारवंतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। ये तो एपी नहीं है, अगर एपी नहीं है तो हमें उसके कोई पद और निकालने हैं ही नहीं, हमें सिर्फ एपी के ही अगले 3 पद निकालने हैं, 3 और पद निकालने हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर ए की वैल्यू 2 है, डी निकालते हैं सारवंतर। 5/2 में से 2 माइनस कर दो, क्या आएगा? 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, 1/2 आएगा। एक और निकाल के देख लो, 3 में से 5/2, 3 में से 5/2, 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया 1/2 ही आएगा। अगर 7/2 में से 3 घटाएं, सॉरी 1/2, 7/2 में से अगर 3 घटाएं तो 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया 1, 1/2, ये भी ठीक है। इसका मतलब ये तो एपी है, यह एक एपी है, या यहां डी समान है, सार्वंतरित है ना, डी समान है, अतः यह एक एपी है, यह एक एपी है। अब इसके 3 और पद निकालने हैं, तो आप ये देखिए कितने पद इसने दिए हैं, 4 पद दिए हैं, तो आपको 5वां 6वां और 7वां पद निकालना है। तो आपको T5 निकालना है, T5 के लिए आप रखोगे A+4D। फिर आपको T6 निकालना है, T6 के लिए आप रखोगे A+5D। फिर आपको T7 निकालना है, उसके लिए रखोगे A+6D, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हैं, ए और डी की वैल्यू रखिए और आगे वैल्यूज निकाल लीजिए, ठीक है। पीडीएफ में आपको हो सकता है ये सब मिल जाए, इसका सॉल्यूशन बल्कि मिल ही जाएगा, यहाँ आप इसको खुद करके देखना, ठीक है ना, मैं आपको नहीं कराऊंगा। आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, इसमें भी ऐसे ही है, बस सबसे पहले प्रथम पद लिख देंगे -1.2, फिर डी निकालेंगे, पहले इसमें से ये माइनस करके देखेंगे, फिर इसमें से ये माइनस करके देखेंगे, फिर इसमें से ये माइनस करके देखेंगे। अगर सब में सेम आ रहा है तो इसका मतलब को सार्वंतर समान है, फिर ये एपी हो जाएगी। तो -3.2 माइनस -1.2, कितना बचेगा? -3.2 + 1.2, माइनस प्लस माइनस होगा तो 2 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें से एक घटाओगे तो भी 2 ही आएगा, और इसमें से एक घटाओगे तो भी 2 आएगा।
माइनस का, लेकिन क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है, ठीक है ना। तो यहां तो क्लियरली दिख रहा है कि सार्व अंतर समान है, सार्व अंतर समान है, अतः यह एक एपी है, यह एक एपी है। अब आप एपी के अगले तीन पद निकालने हैं आपको। तो एक दो तीन चार पद तो है ही, पांचवा छठा और सातवां पद निकालना है, वही E5, या इसको A5 भी कह सकते हैं आप, मैंने पीछे टी लिख दिया था। तो आप जो भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, ए भी चल जाएगा टी भी चल जाएगा। A5 निकाल लें, A6 निकाल लें और A7 निकाल लें। A5 होगा A+4D, A6 होगा A+5D और A+6D होगा A7, ठीक है ना। इस तरीके से OD की वैल्यू रख के ये चीज निकाल लें आप, इजीली हो जाएगा। ये भी आप आसानी से कर लेंगे, खुद कर लेना इसको, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे मैं ये आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखो इसमें ए आपके पास 3 है, डी देखते हैं क्या होगा। अब इस टर्म में से ये टर्म घटाते हैं, 3+√2, इसमें से -3 कर दो, तो 3 से 3 खत्म, यहां बचा √2। क्या आगे भी यही आएगा? इसमें से ये घटा के देखते हैं, 3+2√2 -3+√2, ये वाली पूरी टर्म, ये वाली, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, ये आया 3+2√2 -3 और -√2। तो ये 3 से 3 कट गया, और 2√2 में से 1√2 गया, तो 1√2 बचा, बिल्कुल ठीक। ऐसे ही यहां से ये कटेगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3√2 में से 2√2 जाके 1√2 ही बचेगा। सार्वंतर समान आ रहा है, ठीक है ना। तो यह एक एपी है, और इसके अगले 3 पद आप इसी तरह निकाल दो। आगे मैं बता देता हूं क्या आएंगे। एक आएगा 3+4√2, फिर आएगा 3+5√2, फिर आएगा 3+6√2, ठीक है। बस आपको निकाल करके दिखाना है सही से करके, ठीक है ना, जैसे मैंने अभी पीछे बताया। अब ऐसे ये करते हैं, इसमें ए आ जाएगा आपके पास 0.2, डी क्या होगा घटा करके देखेंगे। 0.22 में से 0.2 घटाएंगे, कितना बचेगा। तो 0.22 है, 0.20 है, तो मेरे ख्याल से 2 बचेगा, 0.2, है ना। कैसे देखो, 0.22 है, इसमें से 0.2 घटाना है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट ले आओ, यहाँ पे 0 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 जाएगा, 2 में से 2 हो गई 0, ये बचेगा 0.02। अब एक और घटा के देख लो, इसमें से ये, तो 0.222, इसमें से 0.22 घटाओ, कितना आएगा 0.222, और ये 0.22, ये 0 आ जाएगा। 2 में से 0 गई 2, ये 0, ये 0, ये 0। अब देखो ये अलग ही आ गया 0.002, तो ये तो एपी नहीं है, एपी ही नहीं है। तो एपी नहीं है तो अगले 3 पद भी खत्म। आगे चलते हैं। अब ये आप खुद से कर लेना, ये आप खुद से कर लेना, देखो बहुत आसान है, सारे पद सेम ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसका डी 0 ही हो जाएगा। और डी 0 हो गया तो अगले 3 पद भी यही होंगे, -1/2, -1/2, -1/2, ये निकाल लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। ये भी आसान है, कर लेना खुद, ये भी आसान है, खुद कर लेना। आगे चलते हैं। जो थोड़े से जिनमें आप फंस सकते हैं, मैं वो क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। जैसे ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ। जैसे ये, इसमें क्या आएगा, ए आएगा, जो प्रथम पद है वो तो ए ही है, और जो सार्वंतर है डी, वो देखते हैं अब क्या होगा। ए स्क्वायर में से ए घटाओ, ए स्क्वायर में से ए घटा करके क्या मिलेगा हमें, ए इंटू वन, A-1। अब एक और देखते हैं, ए क्यूब में से ए स्क्वायर घटाते हैं, ए क्यूब में से ए स्क्वायर घटाएंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर कॉमन, A-1। तो ये तो दोनों अलग अलग ही टर्म है, दिख रही है हमें, है ना, दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। अगर एक ही जगह आप कोई संख्या रख दो और फिर करके देखो तो ये आने की ही नहीं, है ना। फिलहाल तो हम ऐसे ही देखेंगे, प्रथम पद तो ठीक है, लेकिन सार्वंतर ये इक्वल नहीं आ रहे इसके, तो यहाँ पे सार्वंतर समान नहीं है, तो ये एपी नहीं है, ठीक है ना। इसमें आप लिख लेना सार्वंतर समान नहीं है, तो यह एपी नहीं है। देखो A × A-1 है, ये A स्क्वायर इंटू A-1 है, तो अगर ये फैक्टर सेम है तो ये वाला फैक्टर भी तो सेम होना चाहिए था। ये ए है, ये स्क्वायर है, ऐसा समझो। अगर ए की वैल्यू 2 है तो ये ऊपर वाली तो है 2 इंटू 2-1, और नीचे वाली है 2 का स्क्वायर, यानी 4 इंटू 2-1। तो ऊपर वाली तो 2 है, नीचे वाली 4 है, तो ये तो बराबर नहीं हुई ना, है ना, इस वजह से। अब आगे देखते हैं। देखिए ये वाला, ए की वैल्यू इसमें √2 है, लेकिन डी की वैल्यू देखो, √8 में से आप √2 घटा ही नहीं सकते, है ना, जब तक इनकी पॉइंट में वैल्यू ना लिखो। तो √8 को आप लिख सकते हो 2√2, और ये √2 है ही यहाँ पर, तो 2√2 में से 1√2 गया, 1√2 बच गया, ठीक है। आगे चलते हैं। इस वाले में से घटा करके देख लिया, अब इस वाले में से घटा करके देखो।
रूट 18 में से रूट 8 घटाओ। रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 दूनी 18, इसका मतलब 9 बाहर आ जाएगा 3, ये 3 रूट 2 हो सकता है ना। कैसे लिखते हैं, ऐसे 18 के गुणनखंड कर लो, कितना आएगा, 2 दूनी 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो इसका जोड़ा बन गया, ये बाहर, इसका जोड़ा नहीं बना, ये अंदर रहेगा। 3 रूट 2 माइनस रूट 8 को भी ऐसे ही करके 2 रूट 2 लिखा जा सकता है। तो 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 गए, कितने बचे, यहाँ भी रूट 2 ही बचे। ऐसे ही सेम आएगा बिल्कुल सारवंतर, तो सारवंतर समान है तो ये एपी आ जाएगी। एपी आ गई तो इसका आप पांचवा पद, इसका आप छठा पद, पांचवा पद, छठा पद और सातवां पद खुद से निकाल लेंगे, ठीक है ना। निकल जाएगा, कोई मुश्किल इसमें नहीं आएगी आपको, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन समझे होंगे। आगे चलते हैं। सेम ऐसे ही ये क्वेश्चन है, इसमें ए की वैल्यू तो रूट 3 है, और डी की वैल्यू क्या होगी करके देखते हैं। रूट 6 में से रूट 3 घटाएंगे, लेकिन रूट 6 को आप बाहर नहीं लिख सकते, ठीक है ना। रूट 6 को आप घटा ही नहीं सकते, तो ये ऐसा ही रहेगा। और ये है रूट 9 माइनस रूट 6, रूट 9 माइनस रूट 6। अब रूट 9 को तो हम लिख सकते हैं 3, ये 3 माइनस रूट 6 आ रहा है। ये अलग है, ये अलग है संख्या, दोनों अलग अलग संख्या है, तो ये एपी नहीं है, एपी नहीं है, तो इसके हम 3 पर नहीं निकाल पाएंगे। इसको सही से लिख लो, एक आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 आ गया, 7 का स्क्वायर 49 आ गया। ये भी एपी नहीं है। ए की वैल्यू 1, डी की वैल्यू देखो 9 - 1, और ये 25 - 9। देखो दोनों ही अलग अलग है, ये तो आ रहा है 8, और ये 25 में से 9 गए 16, ये तो बराबर ही नहीं है, तो ये भी एपी नहीं है। आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है, इसको भी ऐसे ही करो। ये एक आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, ये 49 आ जाएगा, ये 73 है, इस तरीके से। 25 में से एक गया 24, 49 में से 25 गए, ये भी 24, और 73 में से 49 गए, ये भी 24। तो यहाँ तो मेरे ख्याल से कॉमन डिफरेंस सेम है हमारा। ए की वैल्यू 1 है, और डी की वैल्यू जो आ रही है 25 - 1, 49 - 25, 73 - 49, ये सब जो है मिला करके सारे 24 ही आ रहे हैं, है ना। देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से तो 24 ही आ रहे हैं। हाँ, देखो, यहाँ पे 13 होगा, 13 में से 9 गए 4, और यहाँ से गया था, यहाँ हो गए थे कितने, 6, 6 में से 4 गए 2, हाँ ठीक है, तो 24 आ रहा है, तो ये एपी है। और एपी है तो इसके आप आगे के 3 पद और निकाल सकते हैं, पांचवा पद, छठा पद और सातवां पद, ठीक है। बस इनको आप कर लेना, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और ये क्वेश्चन खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है पीडीएफ में मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।